नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शीतकालीन सत्र में महज 2 दिनों का वक्त बचा है। 18वें दिन लोकसभा राज्यसभा में हंगामा मच गया। कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें उनसे माफी मांगने के नारे लगाए गए। वजह थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा अंबेडकर पर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आया। उल्टा कांग्रेस ने गृह मंत्री शाह पर अपमान का आरोप मढ़ा, बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। जाहिर सी बात है, अंबेडकर और गृह मंत्री शाह से जुड़ी बातचीत थी तो प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पर आए। इसके बाद क्या था, उन्होंने कांग्रेस की दुखती रथ पर हाथ रखते हुए बेनकाब करना शुरू किया। उन्होंने पंडित नेहरू का हवाला दिया, पूर्व प्रधानमंत्री, और बताया कि किस तरह कांग्रेस बाबा साहेब को देश का सर्वोच्च सम्मान देने से कतराती रही। अब बयानों की बौछार दोनों तरफ से चल रही है। कांग्रेस नेताओं की फौज लगातार बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों का जत्था कांग्रेस पर हमलावर है, जो कह रहा है कांग्रेस को आईना दिखाओ तो उसे रास नहीं आता है। कुल मिलाकर बाबा अंबेडकर के अपमान पर आर पार की जंग छिड़ गई है। और जिस तरह से पीएम सामने आए वो ये बताता है कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता क्या है। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर पर आर पार की जंग छिड़ी हुई है। सम्मान अपमान की एक कोरी सियासत है, मैं यह बता देना चाहता हूं। लेकिन फिर सदन में हंगामे की रिवायत क्यों है, इसे समझना होगा। इसे मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करें। आज के बड़े डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन अमित शाह का वो बयान सुनिए जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अमित शाह के बयान का कांग्रेस, इसी बयान का जो अभी हमने आपको सुनाया, खुलकर विरोध कर रही है। आज कांग्रेस के सांसदों ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के हाथ में बाबा अंबेडकर की तस्वीर भी दिखाई दी। क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है। इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। साफ हो गया कौन किसका अपमान करता है। गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अंबेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी बाबा साहेब के ऊपर किए गए कटाक्ष से आहत महसूस कर रही है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। वहीं इस मामले में भीम आर्मी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये बड़ा दुखद है।
सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चिंता जो है, कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को ज़रूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। विपक्ष भले ही बीजेपी पर अंबेडकर को लेकर वार कर रहा हो, बीजेपी नेता भी पलटवार में पीछे नहीं है। बीजेपी के फार ब्रांड नेता इस मामले पर कांग्रेस को घेरने में कोई कोताही नहीं बरत रहे, फिर चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर अनुराग ठाकुर। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया, कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया। बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहाँ तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। और इसलिए आज सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि अंबेडकर पर बयान इसलिए छुड़ाए सियासी संग्राम। सवाल आज यह भी बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब से प्यार दिखावा या फिर सियासी हथियार। और दिल में है दलितों का वोट, तभी अपमान की लगी है चोट। इस पर बातचीत करने के लिए पीडीटी आचार्य, संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, अंकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, आकाश यादव प्रवक्ता कांग्रेस, अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की डिबेट में। सबसे पहले पीडीटी आचार्य के पास जा रहे हैं। सर, जो बात दोनों पार्टियों की तरफ से कही जा रही है कि भाई आपने अपमान किया, आपने अपमान किया, तो ये पूरा मामला क्या? और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है या बीजेपी कर रही है, किसके दावे में ज्यादा दम है? देखिए, मुझे इस पर इस चर्चा में बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने के लिए, और अभी आपकी जो चर्चा है वो बिल्कुल पॉलिटिकल चीज है जी, इसलिए मैं इससे विड्रॉ करता हूं। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी जो पॉलिटिकल डिस्कशन में। सर, लेकिन एक सवाल तो यह भी है आचार्य जी कि अमेंडमेंट कितने बार हुए, संशोधन कितने बार हुए? हम उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और हमारे साथ आकाश यादव। आकाश यादव, आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ, लेकिन 1947 के बाद से कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रही बाबा साहब के सम्मान में या अपमान में? देखिए,
अमित शाह जी का जो बयान है और जो राजनीति वो करना चाहते हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से वो करते आए हैं, जिस विचारधारा से वो आते हैं, उसका हमेशा से संविधान के प्रति और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति कितना द्वेष रहा है, उसको ये उजागर करता है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के बहुसंख्य के 97% के उद्धारवादी नेता है, जिन्होंने मनुवादी वर्ण व्यवस्था से इस देश को निजात दिलाई, बहुसंख्य के लोगों को निजात दिलाई। ये सही मायने में जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मंच ऑफ थॉट को अगर हम देखें, गोरवलकर गुरुजी जो आरएसएस के पहले मेरे ख्याल से संचालक रहे हैं, उनके बंच ऑफ थॉट में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था कि इट्स अ बंच ऑफ आर्टिकल्स ओनली, जो अलग अलग देशों से लिया गया है और हमको अस्वीकार्य है, ये उन्होंने पहले ही बंच ऑफ थॉट में कह दिया था। इसके बाद वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड में अपने अरुण शौरी जी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मेरे ख्याल से सलाहकार रह चुके, उन्होंने किस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन का एक कोशिश की थी और इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कितनी घृणा है इनको। जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो सनातनी व्यवस्था धर्म जो था, सनातनी धर्म जो मूल था, ये एनर्जी पूजक था, कैसा यहाँ पे आर्यंस और महाजनपद आने वाले इसमें उसको मूर्ति पूजक बना के उसके अंदर से एक मनु स्मृति और मनुवादी व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से कैसा इस देश के अंदर शोषित वंचित एक बड़े समाज को गुलाम बना दिया। इसके हमेशा से बाबा साहब आम्बेडकर ये कट्टरता से विरोध करते आए थे। इस विरोध के आधार पर ही उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकारा था। मैं आज नागपुर में हूं, नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने दीक्षा ली थी। इसका जो मनुस्मृति को मानने वाली आरएसएस है, वो पहले से इसका द्वेष करती है, इसका विरोध करती है कि हमको जो एक बड़े वर्ग को जिसने चेतना दी, जो दो चार ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, दो चार सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका जल्दी से मैं जवाब चाहूंगा आपसे। बाबा साहब के देहांत के 34 वर्षों के बाद उनको भारत रत्न मिला, आप लोग भारत रत्न क्यों नहीं दे पाए? उनका कोई राष्ट्रीय स्मारक आप लोगों ने नहीं बनवाया, यह भी आरोप लगता है। बाबा साहब को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हरवाया, एक में खुद पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, उनके खिलाफ यह भी कहा जाता है, यह भी दावा किया जाता 52 और 54 के लोकसभा इलेक्शंस में संसद कक्ष में तस्वीर नहीं लगने दी। तो यह अपमान था या सम्मान था जादव जी? बाबा साहब आम्बेडकर ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, अपने आप में एक ये थे। उनके ऊपर इस देश के अंदर जितने भी विचारधारा रही है, वो वामपंथी हो, वो कट्टरपंथी हो, वो आर्यंस हो या जो भी हो, हर विरोधियों ने, हर विचारधारा ने उनका अपने हिसाब से यूज करने का एक ये किया है। हमेशा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो विचार प्रकट होते रहे, उस वक्त जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था के अगेंस्ट में थे, और उस व्यवस्था के अंदर जो सरकार शासन में रहती थी, जो चीज को अपने बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे, जो शोषित वंचित, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है जादव जी, शोषितों की, वंचितों की आवाज उठाते थे। आपकी भूमिका क्या थी, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। देखिए, कांग्रेस ने तो उनको इस देश का संविधान लिखने से लेके, इस देश के कायदे मंडल में लाने से लेके हर चीज की ये की थी। उनकी कहीं ना कहीं उस वक्त एक अलग संघर्ष था, उस वक्त अलग अलग विचारधारा थी, परीक्षक थे उनके। बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और महात्मा गांधी जी के भी वैचारिक मतभेद रहे हैं, लेकिन उनका एक मत ये था कि इस देश का विकास, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक बेस पे किया जाए, ना कि मनुस्मृति के वर्ण व्यवस्था ना कि आप ये ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि नेहरू गांधी परिवार के समकक्ष में बाबा साहब अम्बेडकर का कद हो जाए इस देश में। वो दलितों के एक बड़े लीडर के तौर पर उभरे, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो इस देश में गांधी परिवार के समकक्ष अम्बेडकर खड़े हो जाएंगे और एक अलग लीडरशिप निकल पड़ेगी, इसलिए उनको सम्मान नहीं दिया गया। अरे नेहरू गांधी के वंशज आदरणीय राहुल गांधी उनके संविधान को माथे पे लेकर चल रहे हैं, और इस देश के अंदर आज सोशो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, माथे पे लेके चल रहे हैं, जेब में लेके चल रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं माथे पे लेके चल रहे हैं, जेब में लेके चल रहे हैं। माथे पे लेके चल रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर को हम भगवान मानते हैं, हमको देवत मानते हैं,
ठीक है। आप भगवान की बात करते हैं अमित शाह जी। सही मायने में अगर कोई भगवान हमारा है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा भगवान है। हम कोई मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन आइडियलिस्टिकली हमारा कोई भगवान है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है जी। कौशल कांत मिश्रा जी, क्या बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान किया? विवेक जी, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने जो संसद के पटल पे भाषण दिया है, उस भाषण के पूरे हिस्से को दिखा दिया जाए तो ऑलरेडी ये एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन अब दिखता यह है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा बनी थी, उसके बाद जब मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, तो वो शामिल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों था? उन्होंने इस्तीफा तो कांग्रेस की वजह से ही दिया था ना। मैं अपने कांग्रेस के मित्र की तरह कोरी बात नहीं बोलूंगा, मैं फैक्चुअली बात बोलूंगा और चाहूंगा कि पढ़ के बताऊं। जो अंबेडकर साहब ने लिखा है 27 सितंबर 1951 और ये वॉल्यूम 14 भाग 2 पृष्ठ 1317 से 1327 के बीच में जो लिखा है उसको बता रहा हूं कि अंबेडकर साहब कहते हैं कि जब मंत्रिमंडल देने की बात आई तो मंत्रिमंडल देने के लिए नेहरू जी सहमत हो गए, प्रधानमंत्री सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अलग से योजना का दायित्व देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से योजना विभाग बहुत देरी से मिला। जिस दिन मिला मैं तब तक बाहर आ चुका था। मेरे कार्यकाल के दौरान कई मंत्रियों से दूसरे मंत्रियों को मंत्रालय दिए गए। मुझे लगता है कि उन मंत्रालयों में से कोई मुझे दिया जा सकता तो बेहतर होता और मुझे हमेशा इस दौड़ से बाहर रखा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर साहब नेहरू जी के लिए कह रहे हैं। उसके आगे और लिखते हैं, मुझे कभी भी कैबिनेट की प्रमुख समितियों जैसे विदेश मामलों की समिति या रक्षा समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। जब प्रधानमंत्री नेहरू इंग्लैंड गए थे तो मुझे कैबिनेट में इसका सदस्य चुना, लेकिन जैसे ही आए दोबारा मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेरे विरोध दर्ज कराने के बाद भी मेरा नाम नहीं जोड़ा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर साहब ने खुद लिखा है नेहरू जी के बारे में। उसके बाद आते हैं, रिजाइन उन्होंने दिया नेहरू जी की तुष्टीकरण की मानसिकता की वजह से। और ये मैं उसका भी मैं कोट पढ़ देता हूं, नहीं तो ये कहेंगे कि मैं अपने पास से बता रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा, भारत में मुस्लिम आक्रांता हिंदुओं के खिलाफ घृणा और राग गाते हुए आए थे। उन्होंने हिंदू मंदिर भी जलाए। उनकी नजर में यह एक नेक काम था। प्रधानमंत्री नेहरू का सारा समय और ध्यान इन्हीं मुसलमानों के संरक्षण में समर्पित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर साहब की सेइंग है। तो और हिंदू कोड बिल जब आया और यूसीसी नहीं आया, इसी बात पे अंबेडकर साहब ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखिए मऊ में अंबेडकर साहब पैदा हुए थे। इसके अलावा जब उनसे कहा गया, कल संसद में ये बात भी हुई थी कि ये कहा गया कि उनको स्मारक बनाया जाए, तो नेहरू जी की तरफ से ये कहा गया कि आमतौर पर स्मारक निजी पहल से होना चाहिए, सरकारी खर्चे पर नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर नेहरू गांधी परिवार के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में रोड, सड़कें और स्मारक जो सरकारी खर्चे में बने हैं, उनका नंबर करीब करीब 45,000 है। 45,000 से ज्यादा नंबर की रोड, सड़कें और स्मारक है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले न अंबेडकर साहब को कोई पुरस्कार दिया गया जी। ये बात तो कल से चर्चा में हो रही है जब से गृह मंत्री का बयान सामने आया। एक किताब मेरे हाथ में, कौशल कांत मिश्रा जी, इस किताब का नाम है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, अंबेडकर एंड द फैक्ट विच हैव बीन इरेज्ड। ये अरुण शौरी जी की लिखी हुई किताब है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको 2 किताबें दिखा रहा हूं। सर, अरुण शौरी जी बहुत सम्मानित पत्रकार और बीजेपी के टेन्योर में संचार मंत्री भी थे। अब इसमें वो लिखते हैं, देयर इज नॉट वन इंस्टांस, नॉट वन सिंगल solitary instance in which Ambedkar participated in any activity connected with that struggle to free the country, quite the country. At every possible turn, he opposed the campaigns of the national movement. At every setback to the movement, he was among those cheering the failure. आगे लिखते हैं, thus while the years culminated in the country's independence, in Ambedkar's case, they culminated in his becoming member of Viceroy's Council. That is, to use the current term, a minister in the British cabinet in India. ये पहले चैप्टर का पहला पन्ना है सर। अब इस पर क्या कहेंगे आप? विवेक जी, ये जो और मैं इसको जी,
जी विवेक जी, आपने जो पहले चैप्टर का पहला पन्ना बताया है वो किस रेफरेंस में लिखा गया है मैं उसको बता देता हूँ। वो रेफरेंस ये था कि जब उन्होंने दो को बनाए थे, इलेक्टोरल रोल्स बनाने की बात की थी, जिसका विरोध हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद अंबेडकर जी ने खुद ही उसको विड्रॉ कर लिया था। लेकिन मैं जो दोनों चीजें आपको दिखा रहा हूं, ये न किसी दूसरे ने लिखी है, न मैंने लिखी है, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने लिखी है। ये अंबेडकर साहब की खुद की किताबें और खुद की सही है कि वो नेहरू जी कांग्रेस और देश की इसको नीतियों किसी के बारे और में वो कॉन्टेक्स्ट कैसा में आपने समझते बता हैं। दिया जिसमें अंबेडकर जी की फ्रीडम फाइटिंग में भूमिका को क्वेश्चन किया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है वो मिनिस्टर थे ब्रिटिश कैबिनेट इंडिया में, वाइसरॉय की काउंसिल में। तो इसको भी तो क्वेश्चन करना होगा ना सर। मैं इसलिए कह रहा हूं, दिखावा या फिर सियासी हथियार है ये जो प्रेम भाव दिखाया जा रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है। विवेक जी, एक राइटर जब लिखता है तो उसने वो फैक्ट बताया है कि अगर वो कोई ब्रिटिश की काउंसिल में मिनिस्टर होगा तो उसका क्या रोल होगा, ये डाउटफुल हो सकता है, ये उनका ओपिनियन हो सकता है। पर मैं ये कह रहा हूं, देश आजाद होने के बाद अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया, संविधान सभा से पारित हुआ, उसके बाद जब देश आजाद हो चुका है, उसके बाद कांग्रेस जल्दी से अक्कू जी के पास आ क्या किया और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उस पर अभी डिबेट करेंगे। थोड़ी देर में गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। अक्कू जी से एक रिएक्शन चाहेंगे। अक्कू जी, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, दलितों का वोट दिखता है, दलित वोट से प्यार दिखता है, इसलिए अंबेडकर जी की राजनीतिक पार्टियों में पूजा होती है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है सर। जवाब एक मेरे दूसरे से है। संविधान 2024 के चुनाव में चला और उसकी जब काट की हांडी चढ़ी, जल के राख हो गई अभी के चुनाव में हाल में। उसी तरीके से मुझे लग रहा है कांग्रेस को ये शौक हो गया है कि वो फालतू की चीजों को उठा करके और वो एक आउट ऑफ ब्लो करने की कोशिश करता है और उससे वही जल जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो बात कभी पहले प्रवक्ता ने कही थी कि आप उसका बयान पूरा दिखा दीजिए, उससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस के उनका बयान क्या था, उनके संदर्भ क्या थे और आगे क्या था। ये वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया वाले चलाते हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा। तो पूरा बयान अगर आप देखेंगे संदर्भ वो दूसरा था राहुल गांधी का, लेकिन उसमें निकाल दिया आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। तो ये जो सोशल मीडिया का खेल कर रहे हैं लोग और उससे उत्तेजित होकर के देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहती है हमारे नेता जो बनाना चाहते हैं, वो एक आध बार बना सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे। अंबेडकर 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 कहा उन्होंने, ये अगर इस पॉइंट पर है और 7 बार कहा तो अगर 100 बार कर लेते तो क्या होता। ये उत्तेजना का जरूर हो सकता है, उसमें आप सवाल उठा सकते हैं कि इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने जो पूरा बयान जब दिया है जो 1 मिनट 1.5 मिनट का था, तो उससे साफ हो जाता है कि क्या कह रहे हैं, कौन आदर करता था उनका, कौन अनादर करता था। आदर अनादर की जो कई कहानियां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे आपको, उनके समर्थक बताएंगे और कांग्रेस वाले उसका उल्टा बताएंगे, तो उसको मैं यहाँ दोहराने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है, कांग्रेस गलत वक्त पे गलत बयान चुनती है और उसका नुकसान ही होता है। ऐसी चीजों से उसको बहुत फायदा नहीं होता है। आप ये फलस्तीन का झोला लटकाने से या बांग्लादेश का झोला देर से लाभ नहीं होने जा रहा। आज की स्थिति में जो अभी ये उन्होंने कहा है अमित शाह के बयान को लेकर के, मुझे समझ में नहीं आता सोशल मीडिया के दौर में जहां सब कुछ उपलब्ध है, सब चीजें उपलब्ध हैं, वहां भी कैसे कह सकते हो कि अपमान कर दिया। पूरा बयान दिख जाएगा, साफ हो जाएगा कि क्या बयान नहीं है। आप आधे सेकंड, आप 5 सेकंड की क्लिप चलाएंगे, नहीं पता लगेगा। तो 5 सेकंड की क्लिप बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाती है और बहुत ज्यादा तक विरोध नहीं हो पाता। आप मुद्दों पर अगर जब तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि सचमुच उसको भारतीय जनता पार्टी को बड़े मुद्दों पर घेरे, जहां वो सचमुच काम कर सकते हैं, जहां वो जनता के मुद्दों को लेकर के अक्कू जी, लेकिन बीजेपी नेताओं में भी अरुण शौरी कोई आम नेता तो रहे नहीं, बहुत सीनियर लीडर, अरुण शौरी कैबिनेट में मिनिस्टर, बहुत पढ़े लिखे और सम्मानित जर्नलिस्ट। मेरी भी अभी किताब आई है मोदी 3 और आगे पटरी पर 7, लेकिन ये मेरा व्यू होगा। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। तथ्यात्मक जितनी बातें हैं वो अंबेडकर साहब ने कुछ भी लिखा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो, चाहे वो समर्थन में हो, उनकी विचारधारा के विरोध में, उनकी विचारधारा के समर्थन में हो, वो एक अलग और तथ्यात्मक बात है। या तो ये कहा जाए कि किताबें फर्जी हैं, बेकार हैं, रिप्रिंट करा के भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से बांट दी, ये भी कहिए ना, फिर ये कह सकते हैं लोग।
तो वो तक तो ठीक है, तब तो सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो किताब सही है, कहना सही है, ये सही है कि अम्बेडकर को मंत्रिपरिषद में नहीं रखने की बात हुई, जी ये सही है, उनको अपमानित ठीक है, किया अजय गया, शुक्ला जी ये के पास सही आ है रहा कि उनको जी जो उनका ड्यू कोर्स था वो नहीं मिला, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अजय शुक्ला जी, फेक नैरेटिव, फॉल्स एलिगेशंस, क्या यही सियासी हथियार रह गया? अजय शुक्ला जी, ये कौन लगा रहा है? विवेक, मेरा ही सवाल है कि कौन लगा रहा है, कौन फेक फैला रहा है? फेक फैलाने की फैक्ट्री वास्तव में आज सत्तारूढ़ दल चलाता है, और यह हम पिछले 10-12 साल से लगातार देख, ऐसा नहीं है कि आज से चल रहा है, पिछले 10-12 साल से चल रहा है, और इसके एक एक चीज के सबूत मौजूद। अब मैं आता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था अपने सदस्य का इस्तीफा दिला के, नहीं तो भारत के बंटवारे के बाद में जो उनकी सीट थी वो पाकिस्तान के खाते में चली गई। तो यह समझना होगा उन्हें भारत में ला करके संविधान सभा में उन्होंने किया। जब संविधान सभा में उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने धन्यवाद करते हुए ये कहा कि मैं तो सिर्फ सदस्य बनने के लिए वो था, यहां मुझे इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं कृतज्ञ हूं। और उन्होंने जो काम किया, काम करने के बाद जब संविधान सौंपा तब उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अनुशासन ही था कि जिसके कारण मैं यह काम पूरा कर पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। और उसके लिए उन्होंने कांग्रेस के समस्त नेताओं का धन्यवाद किया जी। रही बात, उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल, इस्तीफा क्यों दिया था उसकी वजह जान लीजिए। इस्तीफे की जो वजह थी वो ये थी कि हिंदू कोड बिल जो वो चाहते थे आए, उसका विरोध करने वाले आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ के लोग थे जिन्होंने उनके पुतले जलाए, सब कुछ किया। तो इससे आप जान लीजिए यह है। और नेहरू, कांग्रेस में भी कुछ लोग थे जो उसका विरोध कर रहे थे। पंडित नेहरू ने उसी कोड बिल को बाद में थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह लागू किया। और इसमें सबसे बड़ी बात है, संविधान का जो संशोधन किया शुरुआत में, चाहे 15(4) का हो चाहे दूसरे हो, वो सारे डॉक्टर अंबेडकर की भावना के ही लिए किए गए, जिसको आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो चाहा था वो करके दिया जाए, उसके लिए किया गया। उसमें चाहे आप उसको देख ले, 15(4) का देख ले, उसमें ऐड किया गया है, और चाहे 19(2) का देख ले, या अगर अंबेडकर साहब को शुक्ला जी इतना ही मानते थे जो भूमिका बता रहे हैं, तो उन्होंने 370 को भी अपोज किया था। विवेक जी, सवाल का जवाब मैं ये कह रहा हूं 370 को भी तो अपोज किया था, फिर भी 370 तो डाला गया। और शेख अब्दुल्ला को जो शेख अब्दुल्ला, नहीं मैं उनका आर्टिकल आपको पढ़ के बता दूंगा, शेख अब्दुल्ला को जो उन्होंने लिखा था वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यू wish India should protect your borders, she should build roads in your area, she should supply your food grains, and Kashmir should get equal status as India. But government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be a treacherous thing against the ministers, against the interest of India, and as the law minister of India will never do it. ये उनके शब्द हैं, ये को मैं खुद से कोट नहीं कर रहा हूं, यही कह रहा हूं। तो दिया गया, फिर भी 370 दिया गया। वो उस समझौते के पार्ट ही नहीं थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजा हरि सिंह में हुआ था। की शर्त थी, अनुच्छेद 370 ऐसे नहीं आया था, और भारत की आजादी के साथ कश्मीर भारत के साथ नहीं आ गया था। वो 26 अक्टूबर की रात को भारत के साथ आया था, और इसी शर्त पे आया था कि उसकी ये मानी जाएगी, नहीं तो उसने पाकिस्तान के साथ सिग्नेचर कर दिए थे। इन बातों को समझिए। और लास्ट बात मैं खत्म करूंगा कि जिस तरीके से किया गया, आरएसएस ने पुतले जलाए, आरएसएस ने संविधान जलाई, और जो सावरकर ने उनके खिलाफ कितने सारे आर्टिकल लिखे,
वो किसी से छिपे नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौशल कांत मिश्रा जी के पास जादव जी, छुआछूत जल्दी से छुआछूत खत्म करने का काम पंडित नेहरू ने संविधान संशोधन के थ्रू किया। संविधानों में संशोधन हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, एक चीज। और दूसरी लास्ट जी, मैं उस पर भी आऊंगा कि संविधान में, इसलिए मैंने पीडीटी आचार्य को बुलाया था, वो पहले ही चले गए। मैं उनसे पॉलिटिकल सवाल लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये जानना चाहता था जो बात कल सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड कही गई है कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संशोधन किया, टेन्योर बढ़ाने के लिए संशोधन किया, कुर्सी बचाने के लिए संशोधन किया, ये एलिगेशन, इस पर मैं जवाब पीडीटी आचार्य का चाह रहा था। जी, इस पर कौशल कांत जी से सवाल लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास, उसके बाद जादव जी। कौशल कांत जी, देखिए, अजय शुक्ला जी ने जो कहा, तो जैसे ये कट पेस्ट करके इसको चलाया जा रहा है, जो हाफ स्टेटमेंट, तो ये कहूंगा कि जो अंबेडकर साहब को कांग्रेस का इस्तीफा दिलाया गया था, शुक्ला जी उसके पीछे जाइए, उसको थोड़ा और पढ़िए, थोड़ा 2-4 महीने पहले जाइए, जब गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के इलेक्ट होने के बाद भी नेहरू जी को करा था, तो गांधी जी के कहने के बाद केवल और केवल अंबेडकर साहब को शामिल किया गया था, ना कि नेहरू जी चाहते थे। नेहरू कांग्रेस का इस्तीफा और कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी के कहने बनाया गया था, जबकि वल्लभ भाई पटेल थे। जब वल्लभ भाई पटेल नहीं बने, नेहरू जी बनाए गए, तो गांधी जी के कहने पर अंबेडकर साहब को जोड़ा गया था, कांग्रेस के सदस्य का इस्तीफा दिया गया था। ये तो रही पूरी बात। और जो आपने कहा संविधान लिखने के बाद उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, शुक्ला जी, हम हैं, आप हैं, विवेक जी, और यहाँ पे पैनल पे बैठा हर आदमी है, जब कोई भी काम मिलता है और उसके बाद उसको पूरा होता है, तो हम सब कितने भी क्षुब्ध क्यों ना हो, हम धन्यवाद प्रस्ताव तो लिखते ही है ना। हम कुछ भी हो तो आप एक धन्यवाद प्रस्ताव के लेटर को इस बात से नहीं आंक सकते कि जो उनकी अपनी राइटिंग और जो उन्होंने अपने वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है कि किस तरीके से कांग्रेस का दलितों के साथ और कांग्रेस का अंबेडकर के साथ व्यवहार रहा है। मैं केवल वो पढ़ रहा हूं जो अंबेडकर साहब ने खुद लिखा है। आप उसकी विवेचना कर रहे हैं, तो मैं विवेचना वाले कोई तथ्य रख ही नहीं रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने ये तक लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ जुड़ा हुआ भेदभावपूर्ण व्यवहार रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि संविधान में इन जातियों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष तय नहीं किया गया। यह तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग की संस्तुति के आधार पर सरकार को करना पड़ा, जिसका संविधान पारित करते हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन सरकार ने आयोग का गठन तक के विषय पर नहीं सोचा। आप ये समझिए कि काका कालेलकर आयोग बनाया गया, काका कालेलकर आयोग बना करके उसके ऊपर वो बैठ गए, कुछ नहीं किया गया। उसके बाद ओबीसी के लिए मंडल कमीशन बनाया गया, मंडल कमीशन बना करके वो रखे रहे, वो तब नहीं जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, जब तक कांग्रेस पूरी तरह से पावर में रही, न काका कालेलकर पे कोई कार्रवाई हुई, न मंडल कमीशन पे कोई कार्रवाई हुई। जब कांग्रेस कमजोर हुई, जब देश का एसटी एसटी ओबीसी जागृत हुआ और सरकार बदली, तब पहली बार मंडल कमीशन लाया गया। और मंडल कमीशन के बाद मंडल कमीशन का गठन किसने किया था? अरे प्लीज सर, मैं बड़े शांति से फैक्चुअल बात कर रहा हूं। अगर कहीं गलत हूं तो मुझे फैक्चुअली इनकरेक्ट करिए विद डॉक्यूमेंट। तू में ये बहुत इंपॉर्टेंट बहस है। देश को समझना चाहिए कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है दलितों के लिए, हिंदुओं के लिए। और बार बार आप मनुस्मृति की बात करते हैं। कौन संविधान में जो मनुस्मृति से कांग्रेसी नफरत तो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म का शास्त्र है। आप ये बताइए, कांग्रेस ने किस हिंदू धर्म के देवी देवता, किस मंदिर और किस ऐसी पद्धति के साथ अपने आप को जोड़ा है? नेहरू जी खुद कहते थे वो अनफॉर्चुनेटली ब्राह्मण है, अनफॉर्चुनेटली हिंदू है। आपके राहुल गांधी अपनी जाति बताने में डरते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो है पारसी, बताते हैं हिंदू, दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, जनेऊ के ऊपर, जनेऊ कोट के ऊपर पहनती है। अरे कम से कम हकीकत देश के सामने रखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। आप देखिए ओबीसी कमीशन बना, आप ये देखिए ओबीसी का रिजर्वेशन किसने रोकने की कोशिश की? कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। मंडल आयोग किसने रोकने की? कांग्रेस की। वहीं बीजेपी ने एससी एसटी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन लाया, एससी एसटी को जो डाइल्यूट कर दिया गया तो उस एक्ट को दोबारा बढ़ाया। उसके बाद ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। तो आप केवल थोथी मानसिकता की बात करते हैं, यहां पर हम काम करके दिखाते हैं। आप देखिए मऊ हुआ, लंदन हुआ, नागपुर हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, यहां पर अंबेडकर जी के लिए प्रेरणा स्थल किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आपने तो 80% देश के आजाद हुए टाइम में राज किया था।
क्यों नहीं बनाया अंबेडकर जी के लिए कुछ? क्यों क्यों? क्योंकि आपको हमेशा से जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे एक वोट बैंक खड़ा करना है और उस वोट बैंक को जोड़ करके देश में राजनीति करनी है। पर मोदी जी के आने से वो बदल गया। अब सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश हो रही, जिसमें सबको इक्वल राइट हो, सबको। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं, अंबेडकर साहब का ही तो सपना था कि देश में ये यूसीसी लागू हो, सब बराबर हो, हम उसको बात करते हैं। आप केवल और केवल जनता में भ्रम फैलाते हैं। सच्चाई यह है कि जो होम मिनिस्टर साहब ने संदर्भ के ठीक है, पटल पे इसका कहा जवाब था, ले लेते हैं आकाश उसके यादव का। पूरे उसको चला दिया जाए, सबके सब एक्सपोज हो जाएंगे। आकाश यादव जी, देखिए मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता किस तरीके से मेटाफोर खेलते हैं और माइथोमेनिया से ग्रस्त है। हमेशा से अपने संदर्भ में वही चीज रखते हैं जो उनको फायदा दे। देखिए आप भी तो वही करते हैं यादव जी। अम्बेडकर के, देखिए विवेक जी सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ये मूलतः हिंदू विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि सनातनी धर्म को, देखो आपने जिस किताब का उल्लेख किया, वर्शिपिंग ऑफ गॉड, फॉल्स गॉड, उसके अंदर का अगर हम परिक्षेप देखें तो सनातन धर्म को बाबा साहब ने मान्य किया है, जो एनर्जी पूजक था। वो उनका मूल तत्वज्ञान मनुस्मृति के विषमतावादी वर्णवादी व्यवस्था को विरोध था। और उस बाबा साहब अम्बेडकर आजादी से भी बढ़कर इस देश में हजारों साल से जो वंचित घटक था, शोषित घटक था, जो मनुस्मृति से पीड़ित था, उनको उसमें से आजाद करना वो महत्व का था। उसके लिए कुछ उनकी लड़ाइयां थी उस वक्त व्यवस्था से, वो ब्रिटिश इसके अंदर में भी ये सच्चाई है। उसके बाद वो उन्होंने अपना लेबर पार्टी बनाई थी, वो अपोजिशन में थे, कोई उनको लेफ्टिस्ट बोलता था, कोई उनको राइटिस्ट बोलता था। हर जगह पे उनकी मुख्य जो लड़ाई थी वो इस देश के वंचित शोषित घटक को कैसा न्याय दिया जाए, उनको मुख्य प्रवाह में कैसा लाएगा। वो जो मुख्य प्रवाह में शोषित वंचित समाज, इस देश का 97% समाज एक मनुस्मृति व्यवस्था से पीड़ित था। अब मैं आप दूसरी बात आता हूं, काका साहब कालेकर जी के इसके बारे में बोल रहे थे। देखिए जो आरक्षण का प्रावधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, उसके अंदर एससी एसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक उन्होंने लिस्ट ली 1936 और 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर अंग्रेजों के टाइम में। उसके बाद सेंसेक्स होना बाकी था, हर स्टेट को पावर डेलीगेट किया और हर स्टेट के अंदर काका साहब कालेकर के रिकमेंडेशन पे वहां पे जातियों को समावेश किया गया। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, या 1962 में डीएमटी प्रवक्ता बना। सुनिए, लेकिन कांग्रेस का भी तो विरोध करते थे। अंबेडकर जी का ये भी तो कई बहुत जगह दावा किया जाता है कि वो मानते थे कि गांधी जी और पटेल जी जो है वो दलित विरोधी हैं। देखिए व्यक्तिगत तौर पे अभी भी इस वक्त ठीक है, इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वार्ता में स्वागत है। आज हम लोगों के मध्य देश के यशस्वी गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और एवं देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम लोगों के मध्य हैं। संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी हम लोगों के मध्य हैं। देश के वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा
और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया गया। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही, यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी, 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। नेहरू जी की आंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16
इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का ये जवाब था, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के अंबेडकर के जन्मस्थान महू में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी, आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आम्बेडकर जी का था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल पहली देश की कैबिनेट बनी, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आम्बेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आम्बेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आम्बेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आम्बेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनंती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ,
और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, आंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी को भी कहना चाहता हूं, खरगे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहां बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आंबेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार
कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। धन्यवाद। रविंदर जी, देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। आनंद पांडे जी। तो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उनके बयान के संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसके लिए बीजेपी तमाम कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है। साथ ही कांग्रेस के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही है। डिबेट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।